हेलो, हाय एवरीवन। सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। बताइए कैसा है हाल चाल और क्या कर रहे हैं आप लोग। आई होप कि सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, सबका हाल चाल भी और सबका स्वास्थ्य भी सब कुछ बिल्कुल एकदम अच्छा होगा। और सब लोग अपनी अपनी पढ़ाई और अपना अपना रिवीजन या अपना अपना डिनर, ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी कर रहे होंगे। तो चलिए, आपको पता है कि हम लोगों ने यूपीएचएससी का पेपर हमने किया था। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया था और ये हमारा सेकेंड पार्ट है। उसमें हम लोगों ने आई थिंक 35 क्वेश्चन किए थे। अब आपके 35 और बचे हैं, उनको आज हम लोग करेंगे। तो चलिए, सभी जितने भी होम साइंस के लवर हैं वो आ जाएं भाई होम साइंस पढ़ने के लिए। और आना क्या है, ये कोई लाइव तो है नहीं, ये क्लास रिकॉर्डेड ही है। तो कोई बात नहीं, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। आजकल कर ही रहे हैं हम लोग। और मैंने बताया इधर हम लोग सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आपको मदद मिलेगी, समझ लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से। आपके पास भी यूथ वगैरह है तो उसको बिल्कुल सॉल्व करिए। अगर आप एक बार कर चुके हैं दोबारा से उसको कीजिए, ठीक है। और चलिए, अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी जो है स्टार्ट करते हैं स्टडी। तो 2 लाइन आपके लिए फिर से है। 2 लाइन आप ही कह लिए, सबके लिए, हमारे लिए, ठीक है। आप जिस चीज़ पर ध्यान देना छोड़ देते हैं वह नष्ट हो ही जाती है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, व्यापार हो, पैसा हो, संबंध हो या फिर हमारी पढ़ाई हो, ठीक है। तो बात सही है, आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है। ध्यान देना है किस चीज़ पे, आपको जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं या जो भी चीज़ आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जिसमें आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य होना चाहिए। सबसे फर्स्ट नंबर पे आप अपने हेल्थ को रखिए, क्योंकि आपका हेल्थ सही रहेगा तभी आप सारी चीज़ें आगे कर पाएंगे, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि सिर्फ आप फिजिकली ही, मतलब अपने, मतलब आपका जो फिजिकल हेल्थ है सिर्फ उसी पे ध्यान मत दीजिए। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, सभी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और आपको पता है कि WHO की डिफिनेशन है ये कि आप अपने हेल्थ के सभी एस्पेक्ट पे ध्यान देते हुए अपने आप को हेल्दी रखिए। इसके बाद व्यापार इन द सेंस कि भाई ठीक है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है, इस समय हमारा बिजनेस हमारी पढ़ाई ही है, ठीक है। मतलब पढ़ाई तो नहीं, लेकिन ठीक है, हम उसको उसी से रिलेट कर सकते हैं कि हमारा काम है अपना, तो हमारा काम इस समय पढ़ाई करना है। तो जिसका भाई काम बिजनेस होगा वो अपना बिजनेस करेगा, हमारा काम पढ़ाई करना है तो बिजनेस, पढ़ाई ही हमारी बिजनेस हुई, ठीक है। और पैसा है, संबंध है, जो भी चीज़ें हैं, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो चीज़ बेकारी हो जाएगी। पैसे को भी अगर आप सही तरीके से नहीं यूज़ करेंगे, सही तरीके से नहीं उसको खर्च करेंगे, बचाएंगे, तो वो भी बेकारी हो जाना, ठीक है। हम होम मैनेजमेंट में पढ़ते ही हैं, मनी मैनेजमेंट आप पढ़ते हैं ना, कि किस तरीके से मनी को मैनेज करके चलना है हमें। अननेसेसरी हमें जो है फालतू के खर्चे नहीं करने हैं और जो हमारी ज़रूरतें हैं उन पे हमको ध्यान देना है। संबंध भी आपको पता ही है कि आजकल संबंधों पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो संबंध भी खराब हो ही जाने हैं। तो लेकिन यहाँ पर सबसे जो मेन बात है वो है हमारी पढ़ाई। अगर आप उस पे ध्यान नहीं देंगे तो वो भी धीरे धीरे क्या होगा, सब कुछ आप एक कहते हैं कि भूलता तो नहीं है इंसान, क्योंकि पढ़ाई कभी हमारे व्यवहार से जाती नहीं है, लेकिन होता है ना कि वो चीज़ फिर आपके व्यवहार में नहीं बचती। इस वजह से आपको ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं, ये है हमारा पहला सवाल, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सटेंशन का है ये। प्रसार शिक्षा दोनों औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा है, यह किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। जो आपकी मतलब जो आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन है, ये फॉर्मल भी है और नॉन फॉर्मल एजुकेशन दोनों है। ये बात किसने कही थी, LD कैल्से ने कही थी, OP धामा ने कही थी, या फिर D एनसोइनर ने कही थी, या MC बुरसेट ने कही थी, ठीक है। तो इसमें जो ये डेफिनेशन जो है आपकी, वो डिफिनेशन दी गई है किसके द्वारा, जो आपके OP धामा सर हैं, इनके द्वारा ये डिफिनेशन आपकी दी गई है। इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने ये डिफिनेशन दी थी, इन्होंने कहा था कि फॉर्मल एजुकेशन भी है और नॉन फॉर्मल भी है। बी आंसर के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये भी एक्सटेंशन का ही है, कि प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है, उसका जीवन के प्रति रवैया तथा दृष्टिकोण। रवैया मतलब कि वो अपने जीवन का क्या, उसका एटीट्यूड कैसा अपने लाइफ के प्रति, ठीक है। उनकी वाचनिक तथा संगठनात्मक क्षमता, वो कैसा बात करते हैं, कैसा ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी उनके अंदर है या नहीं, ठीक है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने की एबिलिटी उनके अंदर है या नहीं है। फिर उनका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता, मतलब उनकी पर्सनालिटी कैसी है, और जो लोग हैं जन के, मतलब समुदाय के जो लोग हैं, उनसे जुड़ने की उनके अंदर कैपेसिटी है कि नहीं। ये डी वाला ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा, इसमें लिखा हुआ है उनकी विद्वता तथा बौद्धिक बौद्धिक क्षमता, ठीक है। तो इसमें जो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा, देखिए कुछ इसमें बातें तो सभी कुछ ना कुछ थोड़ी सही है, लेकिन हमको सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। एक सेकेंड। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए उनकी पर्सनालिटी कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना, कैसी है, और लोगों से जुड़ने की क्षमता उनकी कैसी है। अगर आप किसी भी समुदाय में काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहली जो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि आप जो है ग्राउंड लेवल पे, मतलब आपका जो बिहेवियर हो, आपकी जो पर्सनैलिटी हो वो डाउन टू अर्थ हो, आप लोगों से जुड़ पाएं,
है ना, उनकी बात को समझ पाएँ, उनकी बात को आप उन्हीं के तरीके से समझ पाएँ। समझ रहे हैं आप? ऐसा आप ना बताओ कि नहीं, नहीं आप हमारे तरीके से अपनी समस्या बताइए। लोग जिस तरीके से आप अपनी परेशानियाँ बताएँ उसको आप समझ जाएँ और आप उनसे कनेक्ट फ़ील कराएँ अपने आप को कि देखिए हम आपकी परेशानी सुन रहे हैं, तो हम आपसे जुड़ करके आपकी परेशानी का इसका जो है हम सॉल्यूशन देंगे, इसका निवारण देंगे आपको, ठीक है? इस वजह से हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आईईसी का पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, फुल फॉर्म ऑफ आईईसी इज, तो क्या है? इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट काउंसिल, या फिर आपका इंडियन इकोनॉमिक काउंसिल, या फिर आपका इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो जो आपका ये आईईसी है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ये आप याद रखना, ये नेट के फर्स्ट पेपर में भी ये फुल फॉर्म पूछा जा चुका है एक दो बार, इसको आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित शिक्षण साधनों को स्मृति पंजी के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। कहने का मतलब ये आप देखिए बिल्कुल क्या है, एक तरीके से ऑडियो विजुअल, मतलब ये टीचिंग एड्स हैं आपके, ठीक है? तो उन टीचिंग एड्स को बता रहे हैं कि अवरोही क्रम में लगाना आपको, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा कि देखिए कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे हम लोगों ने वो कोन ऑफ एक्सपीरियंस पढ़ा था ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उसमें सबसे नीचे वो चीज़ रहती है जिनको जिनको मतलब देख करके आप बहुत लंबे समय तक कोई चीज़ याद रख सकते हैं। फिर उसके ऊपर जो रहेगी वो उससे थोड़ी कम रहेगी, फिर उसके ऊपर जो रहेगी वो उससे भी थोड़ी कम टाइम के लिए रहेगी। तो उसकी बात इसमें हो रही है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप खुद ही सोचिए कि क्या है, रीडिंग है, लिसनिंग है, लुकिंग एट चार्ट्स, डायग्राम्स, या वॉचिंग फिल्म्स यानी कि चलचित्र देखना, या फिर वॉचिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन। तो आप खुद सोचिए, अगर आपको कोई चीज़ दिखाया जाए, डेमोन्स्ट्रेट करके कोई चीज़ दिखाई जाए, तो वो चीज़ आप ज़्यादा देर तक याद रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? ऑफ कोर्स आप याद रख पाएंगे। इस वजह से सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका क्या आएगा, एक सेकेंड, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा पांचवा। क्या आएगा? पांचवा, ठीक है? 1 मिनट। तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे हम, क्या हो रहा है भाई, सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा आ जाएगा क्या? पांचवा, ठीक है? पांचवा हो गया। फिर है देखिए, अब इसके बाद अगर आपको कोई फ़िल्म दिखा दी जाए, तो बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात उसको भी आपको थोड़ा याद ही रख पाएँगे, मूवी देख के आते हैं, तो चौथा हो जाएगा आपका। इसके बाद फिर क्या होता है, अगर हम जो है क्या करते हैं, कोई चीज़ आपको चार्ट दिखा कर के पढ़ाया जाए, है ना? मान लीजिए आपको बताना है टाइप ऑफ क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ फाइबर्स, ठीक है? तो अगर चार्ट बना करके दिखाया जाए, तो भी आप समझ जाएँगे ज़्यादा देर तक आराम से, उसको आपको याद रहेगा, तो हमारा तीसरा हो गया, ठीक है? देन हमारा नेक्स्ट है, अगर आप फिर कोई चीज़ सुनते हैं, सुन करके भी कहानी जैसा आपको क्या होता है, याद हो जाता है, तो हमारा ये आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है? और जो आपका पढ़ना है, तो पढ़ना आपका फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। तो यही कोड हमें चूज़ करना पड़ेगा, जिसमें 5 4 3 2 1 होगा, ठीक है? तो 5 4 3 2 का आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपका बी वाला आंसर है, ये हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई जा रही है, तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक टिकेगी। फिर कोई फ़िल्म दिखाई जा रही है, तो उससे थोड़ा-सा कम टाइम टिकेगी, क्योंकि जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है करके, वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक टिकेगी, है ना? फिर आपने फ़िल्म देखी, तो थोड़े दिन आपको याद रहेगा। कभी-कभी कैसा होता है, किसी मूवी की स्टोरी हम याद करते हैं, अरे यार बीच में ये सीन मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें 80% चीज़ें मूवी देख कर के याद रह जाती हैं। मतलब हमारा माइंड उसको रख लेता है अपने पास, कह सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमारी ये तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, मंडेल सूची द्वारा कितने स्तरों को निर्धारित किया गया है? जो वर्क सिंप्लीफिकेशन का था लेवल, उसमें कितने स्तरों को मंडेल ने निर्धारित किया था, ठीक है? 2 को किया था, 3 को किया था, 5 को किया था, या 1 को किया था? ये तो आपको पता ही होगा, इन्होंने कितने स्तर दिए थे वर्क सिंप्लीफिकेशन के? आपके 5 स्तर इन्होंने दिए थे, ठीक है? फिर हमारा कि लंबी फूल सज्जा कहाँ के लिए उपयुक्त है? कि मतलब जो लंबी फूल सज्जा यानी कि लंबे-लंबे आप जो फूलदान होते हैं, उनको आप कहाँ कहाँ के लिए मतलब वो उपयुक्त रहेंगे? घर के मध्य में, या मेज़ पर, या घर के कोने में, या अलमारी पर आपके, ठीक है? जो अलमीरा होती है। तो आपको पता है कि जैसे लंबी फूल सज्जा जो होती है वो घर के कॉर्नर में अच्छी लगती है, ठीक है? वहीं पर इसको किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं आपके? सामान्य सुविधाएँ यानी कि कॉमन फैसिलिटीज़ हैं, या फिर आपका मटेरियल गुड्स यानी कि वस्तुगत सामग्री है, या मनुष्यों में अंतर्निहित है, या फिर आपकी वित्तीय संपत्ति है, ठीक है? तो ये बात आपको पता ही होगी कि जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनहेरेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि मनुष्य के अंदर निहित होते हैं। वो चाहे आप जैसे आपका नॉलेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिज़ायर हो गया, ये सभी चीज़ें क्या है? आपकी ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्गोनॉमिक्स कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं, कार्य सरलीकरण कहते हैं, या फिर व्यावसायिक स्वास्थ्य कहते हैं। तो देखिए क्रियाशील मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग कहते हैं अर्गोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? अर्गोनॉमिक्स, ठीक है? अर्गोनॉमिक्स आपका एक मतलब ग्रीक वर्ड है, जो आपके एर्गो शब्द से बना हुआ, अर्गन शब्द से, ठीक है? जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ERGON से बना गया, ठीक? इसका मतलब होता है काम, ठीक है? तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना कि कैसा वर्ड है ये? ग्रीक वर्ड है।
अभी जो आपका पेपर हुआ था हायर का, ये 2000 आई थिंक ये वाला 2021 में जो हुआ था, तो उसमें ये आया था कि जो अर्गोनॉमिक्स शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। फिर हमारा कि भारत में प्री स्कूल का अग्रणी कौन था, तो क्या कहते हैं, हु वॉज द लीडिंग पाइनियर ऑफ प्री स्कूल इन इंडिया, कहने का मतलब प्री स्कूल का अग्रणी यानी कि उसको करने वाला कौन था आपके। ताराबाई मोदक थी, मारिया मोंटेसरी थी, गिजुभाई बधेका थे, या फिर आपके मूर्तिदास थे। तो आपके जो भारत की बात हो रही, भारत में प्री स्कूल के जो अग्रणी थे वो कौन थे, गिजुभाई बधेका थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इसका थोड़ा देख लेते हैं। जो गिजुभाई बधेका थे उन्होंने 1920 में भावनगर में दक्षिण मूर्ति बाल मंदिर नाम से पूर्व प्राथमिक स्कूल यानी कि नर्सरी स्कूल खोला। उसमें पहली बार 2-2.5 वर्ष के बच्चों के स्कूल जाने का रास्ता खुला। इसके पहले 5 से 6 वर्ष पर होने पर बच्चे स्कूल जाते थे, ये बताई होगी। इसके बाद ताराबाई मोदक जो थी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उनको मॉन्टेसरी माँ के रूप में कहा जाता है। प्राथमिक शिक्षा के प्रवर्तक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। 1926 में बाल विकास संघ मॉन्टेसरी एसोसिएशन का गठन किया गया। 1936 में विशिशु विहार की स्थापना की गई। इनके नेतृत्व में आदिवासी शिक्षा का इतिहास सामने आता है, ठीक है। फिर है मारिया मोंटेसरी। तो देखिए मोंटेसरी पद्धति जो थी वो 2.5 से 6 वर्ष के बालकों हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति, जिसका विकास 20वीं सदी के प्रारंभ में डॉक्टर मारिया मोंटेसरी द्वारा हुआ। इस पद्धति पर चलाया जाने वाला पहला स्कूल अर्थ बबर श्रमिक बालकों के लिए सन 1970 में खुला गया था, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर है कि उच्चतर बुद्धि के बच्चों में यौन परिपक्वता कब आती है, ठीक है। सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात हो रही है, तो वो कब आती है, जो मतलब बहुत जिनका आईक्यू काफ़ी सुपीरियर होता है, हाई आईक्यू लेवल होता है उनका, तो देर से आती है या सामान्य से पूर्व आती है या सामान्य समय पर आती है या फिर उक्त कोई नहीं। तो जो बच्चे थोड़ा सा मतलब जो बच्चे थोड़ा सा मतलब उनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, तो उनके अंदर जो यौन परिपक्वता होती है वो थोड़ा समय से पूर्व आ जाती है, ठीक है। 1-1.5 साल पहले, थोड़ा सा पहले आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, एक सेकंड, फिर है हमारा कि शिशु किस आयु में वास्तविक वियोग आसक्ति बंधन के साक्ष्य वियोग व्यग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत टफ है, मैं आपको बता देती हूँ। सीधी सी बात इसमें ये पूछी जा रही है कि बच्चे को किस आयु में, जो छोटा बच्चा होता है उसको किस आयु में ये इस चीज़ का एंग्जाइटी हो जाती है, इस चीज़ की मतलब उसको थोड़ा डर सताता है कि लोग मतलब सेपरेट हो जाएंगे मुझसे, समझ रहे, या मुझे अलग कर दिया जाएगा, या मुझे मेरी माँ से दूर कर दिया जाएगा। इस तरह के बच्चों होता है ना कि बच्चे को दूसरे के गोद में देते हैं, बच्चा चीखने लगता है, रोने लगता है, इस वजह से, तो वो बात पूछी जा रही है। तो वो जन्म पर मतलब जन्म से ही हो जाता है, या 4 से 6 माह पर होता है, या 6 से 8 माह पर होता है, या 8 से 10 माह पर होता है। इसमें मैं आपको बता दूं, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जब बच्चे 8 से 10 माह के हो जाते हैं तब उनके अंदर ये वाली थोड़ी सी एक डर उनके अंदर आ जाता है कि मतलब मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया जाएगा या इस तरह का कुछ, ठीक है। तो 8 से 10 माह के बच्चे को इस तरह का डर आ जाता है। नेक्स्ट है परवरिश की शैली जो बालकों पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है उसे कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो माँ बाप होते हैं बहुत ज़्यादा बच्चे को बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अपना एक अथॉरिटी दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको कह सकते हो आपकी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, उनकी बात हो रही है। तो उनको क्या कहते हैं, ऑथोरिटेरियन स्टाइल कहते हैं, या फिर कम्युनिकेटिव स्टाइल कहते हैं, या परमिसिव यानी कि अनुज्ञाप्रद शैली कहते हैं, या आक्रामक शैली कहते हैं। तो देखिए आपको पता है 4 पेरेंटिंग स्टाइल होती है, ऑथोरिटेटिव है, ऑथोरिटेरियन है, परमिसिव है और एक निग्लेक्टेड है, ठीक है, 4 होती हैं। तो इसमें देखिए जो बच्चे क्या कह रहे हैं, अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती हैं, ठीक है। जो लोग बहुत ज़्यादा प्रभुत्व दर्शाते हैं उनको बोलते हैं निरंकुश शैली यानी कि ऑथोरिटेरियन, ठीक है। ये लोग बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल, इन मतलब ऐसे पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन भी अपने बच्चे से बहुत हाई रहती है और वो बच्चों के ऊपर कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको मतलब ऑथोरिटेरियन शैली बोला जाता है। और जो आपकी ऑथोरिटेटिव शैली होती है, ऑथोरिटेटिव स्टाइल होती है, वो क्या करते हैं, बच्चे को वो मतलब एक सामान्य थोड़ा कंट्रोल भी रखते हैं बच्चों के ऊपर और प्रॉपर उनको बहुत ज़्यादा लव एंड केयर भी करते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें मतलब बराबर की होती हैं। तो सबसे बेस्ट शैली इसी को माना गया है। और जो आपकी परमिसिव शैली है, थर्ड वाली आपकी ये वाली, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड प्यार भी किया जाता है और बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया जाता है। मतलब लाड प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा, लव एंड केयर बहुत ज़्यादा रहेगा और बच्चे को कंट्रोल भी नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, जा रहे हो 10 बजे रात को आ रहे हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ ये लो पैसे, आराम से मजे करो, ऐसे वाले, ठीक है। और जो एक आपकी निगलेक्टेड शैली होती है, मतलब निगलेक्टेड स्टाइल होती है, उसमें क्या होता है, उनमें ना बच्चों को उनको ना कोई केयर ही किया जाता, ना उनसे कोई एक्सपेक्टेशन ही करी जाती है। मतलब नो लव एंड केयर, नो एक्सपेक्टेशन, मतलब कोई उम्मीद भी नहीं रहती बच्चों से और कोई उनको प्यार मोहब्बत भी नहीं है, ठीक है। ये आपकी 4, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए दिया भी है, इसको मैंने बता दिया है आपको, वही चीज़ें घुमा फिरा के इसमें भी लिखी गई हैं, तो आपको देख लेना, ठीक है।
फिर है कि शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा के समाजीकरण पर बल दिया। शिक्षाविद की बात हो रही है, जो कौन से ऐसे एजुकेनिस्ट थे कि जिन्होंने सोशलाइजेशन पे बल दिया। ठीक है, फ्रॉबेल ने दिया, जॉन डीवी ने दिया, या फिर आपके प्रोफेसर बंगले ने दिया, या हर्बर्ट ने दिया। तो जो आपके सोशलाइजेशन पर जिन्होंने फोकस किया वो थे आपके जॉन डीवी। ठीक, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें दिया है कि जॉन डीवी 1932 में सामाजिक शिक्षा संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जॉन डीवी शिक्षा संबंधी सिद्धांतों कितनी बार लिखा है? जॉन डीवी शिक्षा के द्वारा, ये देखिए, जॉन डीवी शिक्षा के द्वारा ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद न हो, सभी पूर्ण स्वतंत्रता और सहयोग से काम करें। डीवी ने विद्यालय को सामाजिक संस्था माना है। विद्यालय एक ऐसी सामाजिक संस्था है और एक शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से एक क्वेश्चन अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस शिक्षाविद ने विद्यालय को एक सामाजिक संस्था माना है और शिक्षा को क्या माना है। समझ गए आप? तो आपको ये एक स्टेटमेंट लिख लेना चाहिए मेरे ख्याल से कि जो जॉन डीवी थे उन्होंने विद्यालय को एक सामाजिक संस्था माना है और विद्यालय में उन्होंने शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना है। समझ गए आप? 2 पॉइंट बहुत अच्छे आपके नोट कर सकते हैं आप। इसके बाद आपके जो फ्रेडरिक फ्रॉबेल थे, है ना, तो उन्होंने क्या किया था, जर्मनी की एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने ये जो है पेस्टोलॉजी जो थे, पेस्टोलॉजी के क्या थे, शिष्य थे यानी स्टूडेंट थे। इन्होंने किंडरगार्टन की संकल्पना दी थी। जो फ्रॉबेल थे आपके, इन्होंने ऐसे शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया जिन्हें फ्रॉबेल उपहार के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ही, फ्रॉबेल जो थे आपके, इन्होंने ही किंडरगार्टन की मतलब जो वो थी किंडरगार्टन पद्धति थी उसका इन्होंने आविष्कार किया था। और इसमें इन्होंने बताया था कि बच्चे को इन्होंने एक पौधा या फिर आप कह सकते हो एक फूल बताया था और टीचर को उनका माली बताया था। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से बगीचे में एक माली उन पौधों की पूरी देखभाल करता है, उनको सिंचाई करता है, उनकी गुड़ाई करता है, उसमें घास फूस निकाल के साफ सफाई, मतलब प्रॉपर उनको टेक केयर करता है, उसी तरीके से जो टीचर है वो बच्चे को क्या करे, एक पौधे की तरह उसको सजोए, उसको उसका देखभाल करे। ये नहीं कि बच्चे को मार पीट के ऐसे जबरदस्ती उसको रटाए पढ़ाए, इस तरीके से नहीं, बच्चे को प्रॉपर देखभाल करे और उनको धीरे धीरे प्यार से उनको सिखाए, उनकी देखभाल करे। समझ गया? तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि माली और पौधे की संज्ञा किसने दी है ना, इस तरीके से। तो आपको फ्रॉबेल याद रखना, याद ही होगा, बहुत ही आसान और बड़ा हमारे मतलब होम साइंस में बड़ा बेसिक क्वेश्चन है ये। फिर आपके हर्बर्ट स्पेंसर, ये क्या थे, एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, दार्शनिक तथा समाजशास्त्री थे। इन्होंने जीव और समाज के बीच समानता के आधार पर समाज के उद्विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार पदार्थ अविनाशी और गतिमान होता है। ठीक है, फिर है अब आगे आपका कि पॉलीएमाइड रेशे हैं। पॉलीएमाइड रेशे कौन सा, आपके पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है, नायलॉन फाइबर्स है, या फिर आपके पॉलीएथाइलिन। ठीक है, तो आपका जो नायलॉन रेशा है ये आपका कैसा रेशा है, एक ये पॉलीएमाइड रेशा है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉलीएमाइड रेशे, नायलॉन रेशा, यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट हम। नायलॉन रेशा कैसा है, पॉलीएमाइड रेशा है। नायलॉन शब्द एक विशिष्ट शब्द है जो कि संबंधित रासायनिक यौगिक के समूह के लिए दिया गया है, जिसे पॉलीएमाइड के नाम से वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, पॉलिएस्टर रेशे आपको पता है कि कैसे इनका निर्माण होता है, अल्कोहल के साथ क्रिया कराने से होता है। 1958 में ईस्टमेन केमिकल प्रोडक्ट ने नए प्रकार का पॉलिएस्टर तंतु विकसित किया जिसे कोडल कहते हैं। ये सब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपका दिया गया है, धीरे धीरे आपको पढ़ लेना है, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि इसमें बहुत अलग चीज़ लिखी गई है। एक्रिलिक रेशा देखिए होता है, एक प्लास्टिक टाइप का रेशा होता है। और जो आपका फेडरल ट्रेड कमीशन के अनुसार एक्रिलिक की परिभाषा दी गई है, कोई भी लंबी श्रृंखला वाला संश्लेषित पॉलीमर जिसमें कि वजन का कम से कम 85% एक्रिलोनाइट्रिल इकाइयों से बना हो, वो रेशा क्या कहलाएगा, एक्रिलिक रेशा कहलाएगा। समझ गया? फिर है कि सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाएंगे, क्या लाएंगे आप, एसिड डाइज को लाएंगे, एजोइक डाइज को लाएंगे, सल्फर डाइज को लाएंगे, या वॉट डाइज को लाएंगे। तो जो आपकी सल्फर डाइज होती है उनको हम लोग यूज में लेकर के आएंगे। सी आंसर करेक्ट हो गया। इसका थोड़ा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन भी। सल्फर डाइज देखिए जो होती है, पहली बार इनको 1800 मतलब 1879 में बनाए गए। और सल्फर रंगों का प्रयोग सूती तथा लिनन वस्त्रों पर किया जाता है। गंधक रंग जो होते हैं मतलब वही सल्फर कलर, अन्य रंगों की अपेक्षा वस्त्र में अच्छी तरह प्रवेश करते हैं क्योंकि तापमान अधिक होता है। और जो सल्फर रंग होते हैं ये देखिए, गंधक को, सल्फर को हिंदी में गंधक बोलते हैं, भूरे, काले और गहरे नीले जैसे मंद रंग तैयार करते हैं। इन्हें काले रंग के लिए अधिक प्रयोग में लाया जाता है। समझ गए आप? फिर है देखिए अम्लीय रंजक जो होते हैं, इनका अधिकांश प्रयोग जो होता है वो ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर किया जाता है। ठीक है, नायलॉन, एक्रिलिक आदि तंतुओं पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। अम्लीय रंग थोड़े सस्ते होते हैं, धूप में पक्के भी रहते हैं, किंतु अधिक धुलाई के बाद ये पक्के नहीं रहते। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है वो बस ये याद रखना है, ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर चढ़ाए जाते हैं जो अम्लीय रंग होते हैं। फिर देखिए डैश आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है, आइसोल्यूशन है, ग्लाइसिन है, एलानिन है, प्रोलाइन है। ठीक है, प्रोलिन या प्रोलाइन जो भी आप पढ़ लो। इसको जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड में आइसोल्यूशन है। ठीक है,
आपका लाइसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूशन हो गया, ठीक है, ट्रिप्टोफैन हो गया, ये सभी आपके क्या हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा डैश है, क्या है कि एक संगठित है, शिक्षा है, सिस्टमैटिक है, या फिर क्या बोलते हैं हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज, अरे भाई मतलब कि बहुत इन अरे यार क्या हो गया, चलो मैं इसको नहीं पढ़ूंगी। क्या कहते हैं आपका डी है जो एजुकेशनल एक्टिविटी, मतलब कि एक शैक्षिक गतिविधि है, ठीक है। ये जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल वो होता है ना, कभी कभी चीज़ें हो जाती है बिल्कुल से निकलती ही नहीं। आप एक बार मैं प्रैक्टिस करके बोलती हूँ, ये आपका सी वाला, इसको यही बोलेंगे हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज, ठीक है। अभी भी मैं देखो ढंग से बोल नहीं पा रही, पता नहीं क्या हो गया है। अनौपचारिक शिक्षा आपकी देखिए क्या है, एक क्या ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है, इसके बाद आपकी एजुकेशनल एक्टिविटी है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कौन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, और आपका मतलब पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, तीसरा नहीं है, इसको नहीं इंक्लूड करना शायद, इसीलिए मैं इसको नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो आपका जो है ये 1 2 4 ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया हमारा थर्ड वाला, मैं जो है आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। जो आपका हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है वो हमारा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में विश्वसनीयता का मतलब क्या है आपका, आपको पता है कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो इसमें जो क्रेडिबिलिटी है उसका मतलब क्या है, इसमें आपका देखिए इस तरीके से कोड इधर दे रखा है। तो देखिए क्या है आपका, ट्रस्ट वर्दीनेस है, या कॉम्पिटीनेस है, या कंप्लीट है, या प्रॉफिटेबल है, यानी कि विश्वसनीयता है, क्षमता है, पूर्ण है, लाभदायक है। तो जो क्रेडिबिलिटी का मतलब है यहाँ पर दो ऑप्शन चूज करना है हमें, तो इसमें आपका ये एक ये होगा ट्रस्ट वर्दीनेस, और एक होगा आपका कॉम्पिटीनेस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। तो यहाँ पर कूट हम देख लेते हैं, पहला और दूसरा कहाँ पे कूट है, देखिए पहला और दूसरा आपका ए वाला ही है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन, ए फॉर एप्पल। तो इसमें देखिए आपको पता है 7 सीज होती हैं, जो आपका कम्युनिकेशन होता है उसमें 7 सीज होती है, ठीक है। तो 7 सी का फुल फॉर्म यहाँ दिया गया है, देखिए क्रेडिबिलिटी है, कॉन्टेक्स्ट है, कंटेंट है, क्लैरिटी है, कॉन्टिन्यूटी है, फिर आपका चैनल है, और कैपेबिलिटी है, ठीक है। ये आप सातों याद रखना, नेट पूछा जा सकता है। फिर है नेक्स्ट हमारा कि मानव शास्त्रीय संरचनात्मक आयाम है जो कि संबंधित है। तो यहाँ पर आपकी एंथ्रोपोमेट्रिक की बात हो रही है। आज क्या हो गया है भाई, तो इसमें क्या मतलब जब एंथ्रोपोमेट्रिक के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, एंथ्रोपोमेट्री के बारे में, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें ली जाती हैं, ठीक है। तो आपका देखिए वेट होता है, या बॉडी पोजीशन होता है, या लंबाई यानी हाइट होती है, या वेस्ट सर्कमफेरेंसेस यानी कि कमर की परिधि होती है। तो जो मतलब कि जब एंथ्रोपोमेट्रिक किया जाता है, क्या बोलते हैं असेसमेंट किया जाता है एंथ्रोपोमेट्री के थ्रू, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो बिल्कुल आपका वेट देखिए लिया जाता है, एक सेकेंड, आपका वेट भी लिया जाता है, और आपकी हाइट भी ली जाती है, और आपका वेस्ट सर्कमफेरेंसेस भी है, आपका जो आर्म सर्कमफेरेंसेस होता है, ये सारी चीज़ें उसमें ली जाती हैं, हेड सर्कमफेरेंसेस होता है, ये सभी चीज़ें ली जाती हैं, लेकिन आपकी बॉडी की पोजीशन नहीं ली जाती है ना। बॉडी की पोजीशन मतलब आप कैसे बैठे हैं, कैसे खड़े हैं, ये सब चीज़ें नहीं ली जाती हैं। इसमें हमारा 1 2 3 आंसर हो जाएगा, आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये वाला आपका नहीं होगा, ठीक। फिर हमारा कि यूरिन ब्रॉन फ्रेनर का सिद्धांत है, ठीक है। तो आपको पता है यूरिन ब्रॉन फ्रेनर जो थे उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, मानववादी परिप्रेक्ष्य दिया था, या सोशियो बायोलॉजी दिया था, या इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दिया था, या सोशियो कल्चर थ्योरी दिया था। तो जो आपके यूनि ब्रॉन फ्रेनर थे इन्होंने इकोलॉजिकल सिस्टम दिया था, यानी कि पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत दिया था। आपकी सोशियो कल्चरल थ्योरी किसने दी थी, ये आप कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, किसने दिया था ये बताएंगे आपके कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है ईरी व मूगा सिल्क किस कपड़े की अलग किस्म है। तो रेशम है, कपास है, ऊन है, स्पेंडेक्स है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, किस क्या है आपका, जो रेशम है आपका उसी का ये मतलब टाइप है ईरी, और जो आपका मूगा रेशम होता है, ठीक है। तो जो मूगा रेशम होता है आपका, वो क्या होते हैं, वो ओक की पत्तियां खा करके, उसके जो मतलब कीड़े होते हैं वो ओक की पत्तियां खा करके बड़े होते हैं, और एक तरीके का जो है मतलब कह सकते हो आप थोड़ा सा जंगल वंगल में इस होता है, और जो ओक की पत्तियां होती हैं उनमें टैनिक अम्ल पाया जाता है, तो उसी की वजह से इससे जो मतलब मूंगा जो रेशम होता है वो थोड़ा सा कड़ा और भारी, और थोड़ा सा मतलब बहुत चमकीला नहीं होता है। और जो आपका इरी का मतलब इरी रेशम होता है, इसको अरंडी रेशम भी बोलते हैं, ये अरंडी के वृक्षों पर पलते हैं, और ज़्यादातर इसका बंगाल में और असम में जो है मतलब उत्पादन होता है इरी सिल्क का, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए दे रखा है, अब आप इसको थोड़ा देख लेना, वही चीज़ें दी गई जो मैंने बताई, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर है कि गुड एवं हेट का कहना है कि अवधारणा जिसको हम परखते हैं कि वह सही है या गलत है। तो आप सुनते ही समझ गए होंगे, जिसको हम परखते हैं कि वह सही है या गलत है, ठीक है। तो वो क्या है आपका साइंटिफिक थ्योरी यानी कि वैज्ञानिक थ्योरी है, या आपकी हाइपोथेसिस यानी कि
क्या बोलते हैं परिकल्पना है या उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव है या प्रश्नावली या फिर क्वेश्चनायर है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस हम बनाते हैं और उसको चेक करते हैं कि वो गलत है या सही हो रही है। ठीक है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हल्के रंग के साथ दीवारों और छत चित्रकारी मैट फिनिश रंग कमरे का आकार करता है। फिर उसका रीजन दे रखा है, मैट फिनिश का रंग हल्का होते हुए भी प्रकाश को अवशोषित करता है और इस तरह से कमरा छोटा प्रतीत होता है। ठीक है, दीवारों और छत पर जब चित्रकारी कर दी जाएगी और फिर भी उस पर लाइट कलर रहेगा कमरे का, तब भी वो कह रहे हैं कि कमरा उससे छोटा प्रतीत होगा। तो अब असर्शन और रीजन दे रखा है, तो अब देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो इसमें जो आपका असर्शन और रीजन है, ये दोनों चीजें इसमें सही हैं। कूट मैंने वहां पे नहीं लगाया, तो आपका असर्शन भी सही है। ठीक है, और आपका रीजन भी सही है। ये जो रीजन दे रहे हैं कि क्या बोलते हैं मैट फिनिश का रंग आपके हल्का होते हुए भी प्रकाश को अवशोषित करता है, इस तरह से कमरा क्या होता है, छोटा प्रतीत होता है। समझ गया, दोनों चीजें इसमें सही है। फिर है कि सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात है, यानी कि जो जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा है, उसके शरीर और सिर के बीच का अनुपात क्या है, क्या बोलते हैं 1:7 है या सॉरी 1:7 है या 1:4 है या फिर 1:3 है या 1:9 है। ठीक है, 1:4 है। तो इसमें जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:4। अगर इसी में वयस्क की बात होती, यानी कि जो एक अडल्ट होता है, अडल्ट पर्सन है, उसके शरीर और सिर का अनुपात क्या होता है, तो सॉरी सिर और शरीर का अनुपात क्या होता है, तो वहां पर हो जाता हमारा आपका 1:7। ठीक है, ये आपके वयस्कों का है और ये वाला आपके किसका है, क्या बोलते हैं बच्चे का है, इन्फेंट का, शिशु का। ठीक है, ये चीजें देखिए यहाँ पर दे रखी है। फिर है कि एक मोटी महिला के कपड़े में होना चाहिए बड़े प्रिंट और गोलाकार डिजाइन, बड़ी पट्टी और बड़े चेक, छोटे प्रिंट और अनुप्रस्थ लाइन, क्षैतिज और टूटी लाइन। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, जाहिर सी बात आपको पता ही है कि छोटे प्रिंट होने चाहिए थोड़ा सा, और अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स लाइन्स होनी चाहिए उसमें। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है बट गलत हो जाता है मेन टाइम पे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है, यह किसने कहा था, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विवेकानंद। ये बात कही थी आपके मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि जिनको हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी जी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर गृह प्रबंधन है, होम मैनेजमेंट की बात हो रही है, कार्य को पूरा करना या फिर आप क्या बोलते हैं स्रोत को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो, घर का रख रखाव, घर की रख रखाव स्फूर्ति से करना। तो आंसर हो जाएगा आपका स्रोत को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की क्या हो, प्राप्ति हो सके। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किसी बिजली के उपकरण में थर्मोस्टेट का कार्य है। ठीक है, बिजली का जो इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसका क्या कार्य है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट कह रही हूँ मैं, अप्लायंसेज जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो होते हैं, उनका क्या कार्य है, आँच को मनचाहे तापमान पर बनाए रखना, या आँच को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, या थर्मल कंडक्शन है, या आँच का बहाव रखना। तो जो थर्मल क्या बोलते हैं थर्मोस्टेट होता है, उससे क्या करते हैं आप, वो हीट रेगुलेशन होता है। ठीक है, ताकि जो मतलब उसका हीट है उसको आप अपने मनचाहे टेम्परेचर पर बनाए रख सको। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसे तापस्थापी भी कहते हैं, किसको, थर्मोस्टेट को हिंदी में तापस्थापी भी कहते हैं। ये एक ऐसी युक्ति है कि किसी तंत्र के तापमान को एक निश्चित तापमान के आसपास नियत बनाए रखने में सहायक होती है। यह एक ऐसा उपकरण है कि आवश्यक तापमान को बनाए रखने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ताप नियंत्रक का कार्य करता है। ठीक है, ताप नियंत्रक का कार्य करता है बिजली के उपकरण में, इसका आंच को मनचाहे तापमान पर बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवों खाद्य जनित जहर का कारण है। समझ गए, ये जो बैक्टीरिया दिए गए, सूप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम दिए गए, इसमें से खाद्य मतलब फूड में कौन सा टॉक्सिसिटी का क्रिएट करने का कारण है। ठीक है, तो देखिए जो आपका क्या बोलते हैं स्टेफिलोकोकस है, या इकोलाई है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, या लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस है। ठीक है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा वो स्टेफिलोकोकस है, आपका स्टेफिलोकोकस आयरिस और आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो आपका ए और सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और सी। ठीक है, इन दोनों की वजह से जो है फूड टॉक्सिसिटी होती है। क्या क्या होती है देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कौन सा सही, ए और सी हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है स्टेफिलोकोकस आयरस के बारे में थोड़ा सा, भोजन को विषाक्त बनाने में बैक्टीरिया बहुत सहायक होता है। भोजन में प्रविष्ट होते ही इनकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती है। यह ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया का एक वंश है। प्राय इन बैक्टीरिया का संवहन खाना बनाने वाले व्यक्तियों के नाक व गले से, मतलब खांसने या छींकने से भोजन में आ जाते हैं। इन समूह के जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने हेतु 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर खाना पकाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम के बारे में देखिए। जो बोटुलिनम होते हैं ये क्या करते हैं, ये भी आपके एक मतलब इसी बैक्टीरिया के समूह है और विषाक्तता उत्पन्न करते हैं और अनेक गंभीर रोग फैलाते हैं। ये बैक्टीरिया जो तो मिट्टी जल वायु में उपस्थित रहते हैं, उबलती पानी में भी ये मतलब ये जिंदा रह सकते हैं, और इनका इन्फेक्शन जो होता है वो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें मतलब ज़्यादा
मतलब होता है ये। और इनकी खासियत है देखो, बिना ऑक्सीजन के भी वृद्धि कर लेते हैं, जैसे सीलबंद डिब्बे में। तो जाहिर सी बात है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म जो होता है वो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में ही ज़्यादा विषाक्तता फैलाते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या है? ई कोलाई भी आपका एक तरह का क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है जो मनुष्य और पशुओं में हमेशा रहता है। इस बैक्टीरिया के ज़्यादातर रूप में हानि रहित है, मतलब अगर ये जो है आपके मतलब है भी आसपास तो ये हानि रहित ही होता है, सॉरी हानि रहित है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं मतलब इनके ग्रुप के बैक्टीरिया कुछ ऐसे जो हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पेट में मरोड़ और दस्त जैसे लक्षण पैदा करते हैं। कई बार इनकी वजह से गुर्दा काम करना बंद कर देता और संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। कितने ज़्यादा मतलब सोचिए हज़ार्डियस हमारे लिए। फिर आपका देखिए है ये लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, ठीक है। तो जो साइटोजेंस हैं आपके वो क्या है, ये भी एक रोगजनक बैक्टीरिया की प्रजाति है जो संक्रमण लिस्टोरियोसिस का कारण बनता है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है, गर्भवती महिलाओं में गर्भपात का कारण हो सकता है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, समझ गए आप। तो बस ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, कहाँ गया ये देखिए 70 क्वेश्चन आपको पता है इसमें 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट फंक्शन होते हैं और 30 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के होते हैं। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि जीके जीएस वाला स्टार्ट करते हैं क्या, एक दो लोगों ने बोला है स्टार्ट करते हैं मैम। ठीक है मैं देखती हूँ, अभी हमारा हो गया तो ये हमारा पेपर हो गया, मान लीजिए 2 पार्ट में हमने इसको कवर कर लिया। अब नेक्स्ट में देखती हूँ हो जाता है तो एक दिन जीएस का ही करते हैं, अच्छा रहेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे ना तो आपको हो जाएगा। ऐसे एक दिन मैंने कहा है ना, एक दिन बैठ करके नहीं हो पाता है। तो चलिए हो सकता है आज के वीडियो में ज़्यादा मज़ा नहीं आया हो क्योंकि थोड़ी एनर्जी लो थी, तो मे बी मैं उतने एनर्जेटिक होकर के आप लोगों के साथ नहीं मतलब थोड़ा जुड़ी रह पाई। चलिए कोई बात नहीं, लो एनर्जी और हाई एनर्जी ये सब तो चलता ही रहता है। आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। और चलिए फिर मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में। और सोशियो कल्चरल सिद्धांत आपको बताना है कि क्या होते हैं, अरे आई थिंक किसने दिया था, और क्या कहते हैं वो क्लासिकल कंडीशनिंग भी बता दीजिएगा किसने दिया था, तो आंसर करिएगा, अच्छा रहता है। और ठीक है फिर मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में। और अब मिलेंगे क्या कहते हैं दूसरे पेपर के साथ, या तो जीके जीएस कर लेंगे कल, या फिर अगर नहीं होगा तो ये हमारा होम साइंस का तो चल ही रहा है। जितने भी देखिए प्रीवियस ईयर पेपर है वो सभी अभी आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।